एक सवाल है कि बहुत सिंपल सा सवाल है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एज शोन, अगर ये लेंथ इसकी L है, हाइट H है, इज इक्वल टू हाफ इंटू LH। ठीक ठीक, ये प्रूव करना है। इस बार हमें किसका टोटल निकालना है? वी वांट टू फाइंड टोटल व्हाट? वी वांट टू फाइंड टोटल व्हाट? एरिया का टोटल एरिया एरिया निकालना है, ट्रायंगल। इसका हमें एरिया निकालना है। वी वांट टू फाइंड टोटल एरिया, तो हमें किसको ऐड करना पड़ेगा? किसको ऐड करना पड़ेगा? सर स्मॉल सब ब्लॉक्स को। हमें DA का इंटीग्रल करना पड़ेगा, है ना? बोलो। यस सर। हमें इसको पहले छोटे छोटे एरियाज में ब्रेक करना पड़ेगा। अगेन देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एंड दैट इज कि हम एक ऐसी इसको स्ट्रिप्स में ब्रेक कर लेते हैं। ऐसी एक स्ट्रिप, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रिप बनेंगी। ऐसी कोई भी स्ट्रिप लेट अस से यहाँ से x दूरी पर है, उसकी हाइट y है और उस स्ट्रिप की थिकनेस dx। बोलो। यस सर। x के अलोंग जब ये थोड़ा सा आगे गए तो x कितना चेंज आया? dx में तो चेंज आया। x में कितना चेंज आया? dx में तो चेंज आया। एक्चुअली में जो एरिया है, ये वाला जो स्ट्रिप है वो ट्रेपीजियम है, ये है ना? अगर आप देखो यहाँ डिटेल में तो ट्रेपीजियम, लेकिन क्योंकि dx इन्फाइनाइटली स्मॉल है तो इस एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या उसको हम लोग YDS बोल सकते हैं? यस सर, रेक्टेंगल की तरह हो जाएगा। रेक्टेंगल इन्फाइनाइटली स्मॉल है तो उसको रेक्टेंगल मान सकते हैं हम लोग, है ना? इस इन्फाइनाइटली स्मॉल थिकनेस के रेक्टेंगल के साथ में थोड़ा सा एरिया और एडेड है, उतने को इग्नोर कर दें, इन्फाइनाइटली स्मॉल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है ना? तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया कितना हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल वाई डी एक्स। YDX। अब यहाँ पे दिक्कत ये आई कि यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल हैं, y और x दोनों वेरिएबल। ऐसा कोई इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा था। हमने फॉर्मूले पढ़े थे इस टाइप के, साइन एक्स डी का इंटीग्रल, तो ये भी x का ही फंक्शन था। हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर डी का इंटीग्रल, तो ये भी x का ही फंक्शन था। लेकिन अगर कोई y फंक्शन है तो ये इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते। दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब तक हमें इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं मालूम। तो क्या कोई y और x के बीच में हमें रिलेशनशिप मालूम है? क्या कोई y और x के बीच में रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। इस वाले स्ट्रिप का y कम है तो x भी कम है, इस वाली स्ट्रिप का y ज्यादा है तो x भी ज्यादा है। क्या y और x के बीच में कोई रिलेशनशिप है? सर बिल्कुल। टैन थीटा। tan थीटा बराबर y बाई एक्स, है ना? बिल्कुल सही बात है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर y बाई एक्स। या ये भी बोल सकते हैं कि y बाई एक्स बराबर h बाई एल के। बोलो। ये भी बोल सकते हैं कि y बाई एक्स बराबर h बाई एल के। बोलो। यस सर। यस सर। तो ये आ गई हमारी y और x के बीच में रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन। y बराबर h बाई एल इंटू एक्स बोल देंगे, इंटू डी एस का इंटीग्रल बोल देंगे। बोलो। y की वैल्यू हमने कर दी सब्स्टिट्यूट। बोलो। बोलो। यस सर। यस सर। अब तो बचा h और l तो कांस्टेंट है,
एच और एल तो बाहर आ गए, क्या बचा इंटीग्रल में, एक्स ds का इंटीग्रल बचा। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, ताकि सारी ही स्ट्रिप आ जाए। इस भी स्ट्रिप को हमको लेना है, इस स्ट्रिप को भी 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 लेना है। x ये डिस्टेंस है उस स्ट्रिप की, यहाँ इसकी डिस्टेंस ये हो गई, इसकी डिस्टेंस ये हो गई, इसकी डिस्टेंस ये हो गई। इस स्ट्रिप को भी लेना है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी की जाए, सर 0 से h। 0 से L। 0 से लेके l तक। x ds का इंटीग्रल कितना आ गया, x² 2। x²/2 0 से लेके l तक h/l इंटू l²/2 कितना आ गया, hL/2 आ गया ना। बोलो बोलो। यस सर। चल एक सवाल मैं देता हूं आप लोगों को होमवर्क करने के लिए। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h। ये बात मालूम है? यस सर। कोन ले लिया जाए, उसका रेडियस अगर r हो, उसका रेडियस अगर कैपिटल R हो, उसकी हाइट अगर कैपिटल H हो, तो उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। इसको प्रूव करना है। सर एक बार थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h। ये प्रूव करना है बस, कर लेंगे ये इंटीग्रल। यस सर, इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसका सर बेस का एरिया निकाल के सर 0 से h हाइट तक सर ऐसे कर सकते हैं इंटीग्रेट। इसका एरिया नहीं निकालना होता भाई, बेस का एरिया निकाल के क्या मिलेगा। हमें क्या निकालना है, किसका निकालना है टोटल, क्या तरीका बताया था, उसी तरीके को फॉलो करो। वी वांट टू फाइंड टोटल व्हाट, वॉल्यूम। वॉल्यूम है ना। वी वांट टू फाइंड टोटल वॉल्यूम, तो हमें किसको ऐड करना चाहिए, dv। सर dv। dv को ऐड करना चाहिए, एक छोटे से वॉल्यूम को ऐड करना चाहिए। तो पहला काम हमें करना पड़ेगा कि इसको छोटे छोटे वॉल्यूम्स में ब्रेक करना पड़ेगा। और सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा उसको छोटे छोटे वॉल्यूम में ब्रेक करने का, जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होगा वही सबसे अच्छा तरीका होगा। इसको छोटे छोटे पीसेस में काटना है आपको, आपको चाकू दे दिया जाए, इसको स्पून को आपको छोटे छोटे पीसेस में काटना है। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, सबसे सिंपल जो तरीका होगा वही सबसे अच्छा तरीका होगा, ये जान लीजिए। इसको ऐसे डिस्क में ब्रेक कर लिया जाए, ऐसे ही इनको डिस्क में ब्रेक कर लिया जाए। बोलो समझ में आ रही बात। अगर चाकू से इसको ऐसे काटेंगे तो हर एक पोर्शन एक डिस्क की तरह दिखाई देगा ना। बोलो यस सर। अगर चाकू से इसको काटेंगे तो हर एक पोर्शन एक डिस्क की तरह दिखाई देगा ना। बोलो यस सर। उनमें से एक डिस्क ली जाए जिसका रेडियस x मान लिया जाए, जिसका रेडियस y मान लिया जाए, चलो ठीक, y मान लिया जाए, और इसकी दूरी यहां से यहां तक, ये रेडियस इसका y मान लिया जाए, इसकी दूरी यहां से यहां तक x मान ली जाए, इसकी थिकनेस मान ली जाए dx। तो ऐसी एक डिस्क का वॉल्यूम, इसकी जिसके जो रेडियस माना गया था वो y माना गया था, तो जो थिकनेस मानी गई थी वो
dx नापी गई। ऐसी एक डिस्क का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई वाई स्क्वायर dx। पाई वाई स्क्वायर dx हो जाएगा। बताओ इसका सरफेस एरिया पाई वाई स्क्वायर होगा। बोलो, यस सर। इस डिस्क का सरफेस एरिया Yes. पाई वाई स्क्वायर होगा, इसकी थिकनेस dx हो जाएगी, पाई वाई स्क्वायर dx हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ पाई वाई स्क्वायर dx हो जाएगा। अब फिर से वही मामला फंस गया कि y भी वेरिएबल है, अलग अलग डिस्क का y जो है, जो रेडियस है वो अलग अलग है, और उनकी जो पोजीशन है डिस्क की वो भी वेरिएबल है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? y और x के बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी। वो बहुत सिंपल सी रिलेशनशिप है, y बाई एक्स इसके बराबर है, r बाई एच के बराबर है। बोलो, तो ये कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर डी एस का इंटीग्रल आ गया। बाकी सब कांस्टेंट बाहर आ गए, एक्स स्क्वायर डी एस का इंटीग्रल आ गया। और एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? एक्स की वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी कर रही है? सर 0 to h। जीरो से। अब बाकी काम आप लोग खुद कर लेंगे, आपको दिख भी रहा होगा, हाँ वही आंसर आ रहा है। तो कोई जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर दिया है ना। एक एक चीज मैंने सोची, अब इसके बाद ये करते हैं, अब इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, अब फिर ये करते हैं, तब जाके आंसर आए। वो एक एक स्टेप हमें याद होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट अगर मुझे इस कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, क्या होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया का? पाई आर एल। पाई आर एल एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। यस। इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, और जो स्लैंट एरिया जो होता है, जो स्लैंट लेंथ होती है, स्लैंट बोलते हैं ना इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लैंट लेंथ, बोलते हैं एल। अगर मान लो एल दे रखी है, ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। क्या इसको प्रूव कर सकते हैं? क्या इसको प्रूव कर सकते हैं? चलो, बेस का एरिया प्रूव करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो स्लैंट एरिया प्रूव करने की रिक्वायरमेंट। बोलो बोलो। हम लोग कर्व सरफेस एरिया को सर 2D प्लेन में सर फ्लैट करके होते हैं। 2D प्लेन में फ्लैट करके, या छोड़ो सब चीजें, मतलब कोई अलग अप्रोच बताने की क्या रिक्वायरमेंट? जो तरीका है बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो ना अभी। मान लेते हैं ये टोटल लेंथ है कैपिटल एल, ठीक है। सही सही डायरेक्शन में सोचो, ठीक है। अप्रोच सही होनी चाहिए, पहले जो जो तरीका है उसको लगाओ। हमें किसका निकालना है टोटल? किसका निकालना है? एरिया तो किसको ऐड करना पड़ेगा? डी ए। बी ए को। तो पहले हमें इसके इसके सरफेस एरिया को छोटे छोटे एरिया में ब्रेक करना होगा, और यहाँ पे वो ब्रोकन है। हम ऐसी एक लेंथ स्मॉल एल पर, हम ऐसी एक लेंथ स्मॉल एल पर एक डीएल थिकनेस की, एक डीएल थिकनेस की, इसकी लेंथ लंबाई कितनी है? डीएल है। इसकी लंबाई कितनी है? स्लैंट सरफेस की लंबाई कितनी है? डीएल है। समझ में आ रही बात? इसकी लंबाई डीएल है। ऐसी एक रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? ऐसी एक रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? ऐसी एक रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई वाई इंटू डीएल हो जाएगा। बोलो, इसको जब रिंग को हम लोग खोल लेंगे
इस रिंग को हम लोग खोल लेंगे, इस रिंग को जब हम लोग खोल लेंगे तो इस रिंग की लंबाई 2 पाई y होगी, उसकी ये वाली थिकनेस dl होगी। बोलो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई l इंटू dl हो जाएगा ना। बेसिकली ये वाली थिकनेस खोल लेंगे तो ये इसकी जो थिकनेस है, ये नहीं सॉरी, ये थिकनेस उसकी कितनी हो जाएगी? dl हो जाएगी। बताओ बोलो। यस सर। यस सर। बेस लेंथ 2 पाई y हो जाएगी, थिकनेस dl हो जाएगी। अब हम इस 2 पाई y dl का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इस बार एक l एक अलग वेरिएबल है। सर को बताया हमने इसको कौन किसमें ब्रेक किया है, किस चीज में? रिंग्स में सिंपलेस्ट जो एलिमेंट है, जो सरफेस एरिया जो है, इसका सरफेस एरिया है ना, चाहे रिंग्स में चाहे डिस्क में, हमें तो सिर्फ सरफेस एरिया में इंटरेस्ट है ना, इसके जो सरफेस पे एरिया है उसी में इंटरेस्ट है ना। यस सर। तो रिंग का जो सरफेस एरिया है वही तो हम लेंगे ना, उसी को ऐड कर देंगे, सारे ऐड कर देंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो 2 पाई वाई dl को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए हम लोग को। बताओ। यस सर। बाकी काम खुद कर सकते हैं आप लोग, करके आइएगा, प्रूव करके आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक क्या एप्लीकेशन, जो हम लोग किसी भी चीज का टोटल निकालने के लिए कर सकते हैं। खास तौर से जब हमें कोई अगर वेरिएबल है, किसी वेरिएबल क्वांटिटी में डील करना हो, तो फिर हम इस अप्रोच को लगाएंगे। बोलो बोलो। ठीक है। यस सर। किसी वेरिएबल क्वांटिटी में डील करना हो तब हम इस अप्रोच को लगाएंगे। जब अगर किसी भी फॉर्मूले में अगर कोई एक चीज वेरी कर रही हो, है ना, जैसे मास निकालने के लिए अगर डेंसिटी वेरी कर रही है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वर्क डन निकालने के लिए फोर्स वेरी कर रहा हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए अगर वेलोसिटी वेरी कर रही हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वही जो फॉर्मूले पहले पढ़े थे उन्हीं का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके अलावा एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का ये है, टू फाइंड एरिया अंडर एनी ग्राफ। ये इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी है, फिजिक्स में भी इसका एप्लीकेशन होता है। किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना हो, ठीक, कोई भी फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, और मुझे ये वैल्यू कोई x1 हो, ये वाली कोई x2, ये वाली वैल्यू कोई x2 हो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ एक्स वन हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ एक्स टू हो जाएगी। मुझे बेसिकली इस वाले एरिया में इंटरेस्ट है, मैं इस वाले एरिया को निकालना चाहता हूँ। ये वाला एरिया कितने का टोटल जो एरिया है, यहां से लेके यहां तक का एरिया, बराबर हो जाएगा एफ एक्स डी एस का इंटीग्रल x1 से लेके x2। तो जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, हम उस फंक्शन के, खासतौर से डेफिनेट इंटीग्रल में, हम उस फंक्शन के नीचे के एरिया को भी निकाल दे रहे होते हैं, साइड का साइमल्टेनियसली। जब भी हम किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे होते हैं
तो एट द सेम टाइम हम उस फंक्शन के नीचे का एरिया भी निकाल दे रहे हो। जो इंटीग्रल है वो बेसिकली उसका सेंस एरिया से आता है। समझ में आ रही है बात कुछ? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो उस फंक्शन के नीचे का एरिया भी निकाल दे रहे होंगे। उस फंक्शन का इंटीग्रल किसी एक लिमिट x1 से लेके x2 उस फंक्शन के ग्राफ के नीचे का एरिया भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक, अब ये बात कैसे आई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखो अगर अगर हमें इस फंक्शन के नीचे का मान लो एरिया ही निकालना हो तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करेंगे, इसको हम ऐसे स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करेंगे। ठीक, एक ऐसी स्मॉल स्ट्रिप की थिकनेस होगी dx और हाइट होगी y। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? y dx। y dx। और y किसके बराबर है इस x पर? f of y। fx के बराबर है। सॉरी f। तो जब हम f of x dx का इंटीग्रल कर रहे होंगे तो हम dA का भी तो इंटीग्रल कर रहे होंगे। fx इंटू fx f of x यही तो है, इंटू dx, स्ट्रिप का एरिया ही तो है। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। इंटू dx, स्ट्रिप का एरिया ही तो है। इस इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया को ऐड किया जाएगा तो टोटल एरिया ही तो मिल जाएगा। ए का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इसका एरिया ही तो हो जाएगा टोटल। बोलो, समझ में आ रही है बात? यस सर। समझ में आ रही है बात? किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल जब किया जाता है किसी लिमिट x1 से लेके x2 तक, तो उस फंक्शन के ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल रहे होते हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आती है। ठीक ठीक। तो डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन गिव्स द एरिया अंडर द फंक्शन। definite integral of a function gives the area under the function। ये सारी बातें दिमाग में बैठा लेनी है, क्या हो रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन का एरिया निकालना हो किसी लिमिट x1 से लेके x2 तक, तो सिंपली उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है ना? देखो इधर, अगर मैं बोलूं, ओहो ये क्या हो गया, अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल ये बताओ साइन एक्स dx का इंटीग्रल 0 से लेके 2 पाई तक कितना होगा? कर सकते हैं सवाल को? यस सर। कितना आ रहा है? -1। बिल्कुल नहीं सर 0 आ रहा है भाई। साइन एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? पहला 3 स्टेप थे, भूल गए सब कुछ। सर 0 साइन एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? cos x। सर माइनस cos x। माइनस cos x।
अभी तक बात समझ में नहीं आ रही है। माइनस कॉस एक्स होगा और माइनस कॉमन ले लिया, लोअर लिमिट 0 2 पाई अपर लिमिट रख दिया, तो माइनस कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, दोनों ही तो 1 के बराबर होते हैं, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, 0 नहीं हो जाएगा? बोलो बोलो। यस सर। क्यों 0 हुआ? साइनस का ग्राफ याद है कैसा होता है? किसी को साइनस का ग्राफ याद है कैसा होता है? यस सर। यस सर। कैसा होता है? सर 0 से शुरू। वेव टाइप का होता है ना? बोलो। यस सर। यस सर। तो 0 पाई 2 पाई, तो जब हम 0 से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया नेगेटिव आ रहा है क्योंकि यहाँ का y नेगेटिव, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया निकालना है। समझ में आ रही है बात? सर तो यहाँ पे एरिया को भी सर वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे वेक्टर वाली हैं। बात नहीं, प्लस माइनस हो जाएगा। एक्चुअली में मैंने बताया ना कि भाई इस साइड में जब y लिया जाएगा तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, y ds इसका एरिया पॉजिटिव हो जाएगा। इस साइड में जब y लिया जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो y dx नेगेटिव हो जाएगा। वेक्टर वाली बात नहीं है यहाँ पे। सर नेगेटिव एरिया का मतलब तो यही हुआ कि डायरेक्शन। सुनो सुनो सुनो, जो बात बताई जा रही है इसको समझो पहले। नेगेटिव एरिया का मतलब डायरेक्शन से नहीं है यहाँ पे। बेसिकली ये इंटीग्रल नेगेटिव है। अगर वो ग्राफ क्या होगा, अगर उस ग्राफ में जब हम बेसिकली इसका एरिया जब कर रहे होंगे, जब इतने पोर्शन का अगर एरिया निकाल रहे होंगे, तो क्योंकि ये नेगेटिव जोन में है तो यहाँ पे इंटीग्रल नेगेटिव आ जाएगा। y ds का इंटीग्रल अगर y ही हर जगह पे नेगेटिव हो तो नेगेटिव नहीं आ जाएगा वैल्यू। अगर हम चलो एक चीज बताता हूँ, अगर हम 0 से लेके पाई तक साइन एक्स का इंटीग्रल करें तो क्या आएगी वैल्यू? पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? फटाफट फटाफट, आएगी कितनी बताओ? कितनी आ रही है बताओ? -1। +1 +1। अरे यार क्या करते हो तुम लोग? किया हुआ पहले सवाल ये। +1 क्या सर +1। +1 आएगी? प्लस क्या बोला आयुषी? क्या बोला? सर 2 आएगी वैल्यू। सर +2 आएगी। 2 आएगी ना? किया हुआ सवाल ये, किया हुआ सवाल हम लोगों ने। क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो भी याद करने होते हैं भाई, उनका भी रिजल्ट जब देखा अच्छा आया है तो उसको याद कर लो, फायदेमंद है। जो क्लास में क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्लास में किए गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनको याद रखो तो आगे भी इस्तेमाल होते रहेंगे वो। तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, माइनस कॉमन ले लिया, कॉस पाई माइनस कॉस 0 1 कैसे आया? कॉस पाई -1 नहीं होता है, कॉस 0 1 नहीं होता, -1 -2 नहीं होगा, बाहर माइनस और लगा हुआ 2 नहीं हो जाएगा? बोलो। और अगर मैं बोलूं 0 से लेके अगर मैं बोलूं कि पाई से लेके 2 पाई तक, पाई से लेके 2 पाई तक साइन एक्स ds का इंटीग्रल करना है, कितना हो जाएगा? सर 0। पाई से लेके 2 पाई तक बिल्कुल 0 नहीं होगा, नहीं सर गलती। -2। -2 हो जाएगा। cos 2 पाई 1 होता है भाई, लिमिट तो चेंज करनी है हमें इसमें। यस।
ऊपर वाली प्रॉब्लम में हमको लिमिट तो चेंज करनी है। बोलो लिमिट कितनी हो गई इसकी? यहाँ हो गई पाई, यहाँ हो गई पाई, यहाँ हो गई 2 पाई। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी cos 2 पाई, यहाँ वैल्यू पुट कर दी cos 0, cos पाई। cos 2 पाई होता है 1, cos माइनस पाई होता है, cos पाई होता है -1। तो यहाँ कितना हो गया? 1 माइनस -1, बाहर माइनस एक और है, कुल मिला कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। बोलो, तो ऑब्वियस सी बात है ये एरिया नहीं नेगेटिव आया, इसका इंटीग्रल नेगेटिव आया है ना। नीचे वाले एरिया को हम नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। अगर अब मैं बोलूं कि सीधे बताओ कि 0 से लेके 2 पाई तक sin x ds का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? 0 से लेके 2 पाई तक sin x ds का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, विल बी इक्वल टू 0। इंटीग्रल करने की रिक्वायरमेंट नहीं अगर साइन एक्स ग्राफ मालूम हो तो। बोलो यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल बोलते हैं। y इज इक्वल टू cos x फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? जस्ट 90 डिग्री शिफ्ट। ये होता है, बताओ ये होता है? बोलो यस सर। यस सर। तो कैन एनीवन टेल मी cos x ds का इंटीग्रल 0 से लेके पाई तक कितना होना चाहिए? 0। किसने बोला? सर आयुषी। यस सर 0। करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, करना चाहो तो कर लो। क्यों 0? उसी मेथड से जिससे किया था वही। भाई पाई तक जब ग्राफ बनाया जाएगा, पाई तक जब ग्राफ बनाया जाएगा तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों आ जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। एक और लेते हैं एग्जांपल। x ds का इंटीग्रल -1 से लेके 1 तक कितना होगा? ये बात सबको समझ में आई बेटा? हाँ यस सर। समझ में आ रही है अदनान? यस सर। 0 क्यों कर दिया? तो नहीं समझ में आए तो बोलोगे यार, तभी तो मैं सर एक बार समझा दीजिए सर। हाँ यस सर। किसने बोला? अभाव ने? सर देवांश। देखो सर, देखो सर, कॉसेस ग्राफ ऐसा होता है। हाँ? यस सर। तो हम 0 से लेके पाई तक उसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो बेसिकली हम ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया कर रहे हैं। दोनों एरिया बराबर ही हैं, लेकिन एक पॉजिटिव में लिया जाएगा, एक नेगेटिव में लिया जाएगा। यस सर। सम 0 आ जाएगा ना सिमेट्री से। यस सर। यस सर। एक्स डी एस का इंटीग्रल -1 से 1 कितना होगा? 0। 0। की बात है 0, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता था? 45 डिग्री में 45 डिग्री एंगल है ना। ये वैल्यू जो है 1 थी, ये वैल्यू -1 थी। जब हम x से ले -1 से लेके 1 तक इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, -1 से लेके 1 तक जब इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, तो बेसिकली हम ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। बोलो बोलो। यस सर। करके देख लो एक्स डी एस का इंटीग्रल। x²/2 जब लिमिट रखोगे 1 - 1 तो 0 ही आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। अगला एग्जांपल, अगर मुझे बताना है कि y इज इक्वल टू x² फंक्शन, y इज इक्वल टू x² फंक्शन कैसा था?
सर अपर पैराबोला था, 0 से टच करते अपवर्ड हैं। पैराबोला हुआ करता है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वो पॉइंट 0 0 और वो पॉइंट 1 1 से पास करता था, है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0 0 और 1 1 से पास करता था ना, यस सर। है ना। यस सर। अब आपसे कोई पूछे बताओ कि ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा, प्लस हाफ। प्लस हाफ बिल्कुल नहीं होगा। 1/3। So 1/3. वेरी गुड। अरे मुझे किसी भी फंक्शन के नीचे का एरिया चाहिए तो मैं उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूंगा x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक। बताओ यही तो करूंगा ना। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, x³/3। एक्स स्क्वायर ds का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, x³/3, x³/3। 1/3 आ जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। जहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ सीखे थे वहीं चलते हैं। अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए, कौन सा फंक्शन था ये, 4x - 12 था ना, बोलो। यस सर। यस सर। अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो हालांकि राइट एंगल ट्रायंगल तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बोलो। यस सर। निकाल तो वैसे भी सकते हैं, इंटीग्रल करने की रिक्वायरमेंट तो ऐसे नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर ये वाला एरिया चाहिए, व्हाट वी कैन डू, फोर एक्स माइनस 12 ds का इंटीग्रल 0 से लेके 3 तक, बोलो बोलो। यस सर। बोलो। हमें यस क्या सर। दे देगा, इसका एरिया दे देगा। समझ में आ रही है बात। अगर ये वाला एरिया चाहिए कैसे निकाल सकते हैं वाला एरिया, उसी फंक्शन का 3x इंटीग्रल। सर इंटीग्रल 6 -3x + 18 ds का इंटीग्रल 0 से लेके 6 तक, बोलो बोलो। Yes. इस फंक्शन में अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए, कर लोगे ना इंटीग्रल, नहीं कर पाओगे अभी। यस सर, हो जाएगा। अब मैं आप लोगों का हाथ छोड़ दूंगा, ठीक है, अभी तक हाथ पकड़ा हुआ था, अब खुद करो। स्विमिंग पूल में जंप करवा दूंगा तुम लोगों को।
जब तक जंप नहीं करोगे तब तक स्विमिंग आएगी क्या स्विमिंग पूल में? नो सर। कितने लोग स्विमिंग आती है? पाँच, छः, सात, 7 लोगों को। तो स्विमिंग करना क्या थ्योरी क्लास से सीखा था क्या तुम लोगों ने? नो सर, प्रैक्टिकल। स्विमिंग जो करना सीखा था कैसे सीखा था? थ्योरी क्लास हुई थी क्या 1 साल तक? जब हाथ चलाना ऐसे, फिर सांस सांस रोक लेना, फिर ऐसे हाथ चलाना, फिर पैर मूव करना, फिर फ्लोट करना, सीधे जंप कराया गया था ना पहले स्विमिंग पूल में, यस सर। Yes, sir. वही जंप करना है बस यहाँ पे। ये भी एक ओशियन है पूरा, ये जंप करना है इसमें खुद अपने आप, ठीक है? और अपने हर इंसान को अपने आप को खुद ही बचाना है। चलो, अगर मैं बोलूँ ये वाला एरिया बताओ, क्या बता पाओगे? यस सर। बताओ कितना होगा? So ln2। वेरी गुड, ln2। भाई 1/x ds का इंटीग्रल होगा। 1/x का इंटीग्रल कितना होता है? log 2 log होता है, log x। log x और लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो log कितना? लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो log कितना? log 2 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है? यस सर। ये एरिया निकाल सकते हैं। बताओ, क्या अब हम ये एरिया निकाल सकते हैं? यस सर। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वन बाय एक्स स्क्वायर का फंक्शन था 1 से लेके 2 तक। बताओ बताओ, यस सर। ठीक है? क्या ये एरिया आ सकता है? सर आ सकता है। कितना आएगा? सर ये फंक्शन कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस 10x था। क्या आएगा? sir x cube by 3 minus 20x by 20x square by 2 यार लिमिट में पुट करना पड़ेगा। एरिया तो एक डिफरेंट होगा ना, वेरिएबल में तो नहीं होगा एरिया। बोलो। यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 10x ds का इंटीग्रल 0 से लेकर 10 तक। बोलो। हो जाएगा? यस सर। यस चलो फाइनली बताओ। तो फंक्शन को जब डिफरेंशिएट, किसी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट कर देंगे किसी पॉइंट पे उसका स्लोप मिल जाएगा।
उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसके नीचे का एरिया मिल जाएगा। सर सर लास्ट वाले क्वेश्चन को एक बार इंटीग्रेट करके दिखा दीजिए। अरे इसे भी करना पड़ेगा क्या? सर ये 0 से इंफिनिटी है तो सर ये ऐड होता रहेगा मतलब छोटा छोटा एरिया। बिल्कुल। सर तो ऐसे मतलब तो एक मिनट अभी कर देता हूँ, जिसने पूछा था ऐसे बोल रहा था। ये e की पावर -x है। ये कौन सा फंक्शन था? e की पावर -x का था ना? बोलो। यस सर। मुझे Yes, sir. इन्फिनिटी तक एरिया चाहिए। सुनो सर, इंटीग्रल करके क्या दिखाना है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो जाएगा बेटा? x³/3। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10। 10 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? 10। x²/2 हो जाएगा ना यार, 10 कैसे हो जाएगा? यस सर, यस ठीक सर। है ना, यहाँ पे x dx भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। सम डिफरेंस रूल लगाएंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² dx का इंटीग्रल, फिर 10x का इंटीग्रल करेंगे, तो x dx का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? x²/2 आ जाएगा ना? बोलो यस सर। कितनी वैल्यू आ जाएगी ये? 10³ कितना होता है? 1000 डिवाइड बाई 3 माइनस, यहाँ 5 हो गया, 10/2 5 हो गया, 5 × 100। बोलो। यस सर। इस ग्राफ के नीचे का एरिया कितना होगा? e की पावर -s का इंटीग्रल कर पाएंगे क्या? e की पावर -s का इंटीग्रल कर पाएंगे क्या? यस सर। क्या हो जाएगा? e की पावर -s का इंटीग्रल कितना होगा? जब स्विमिंग करते हैं तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो तो ना आपका हाथ पैर पकड़ के स्विमिंग करवाता है, या नीचे आपके आता है ऊपर बैठा के स्विमिंग करवाता है। वो बोलता ही तो है मुझसे अपने, बाकी काम तो खुद ही करना पड़ता है ना। क्यों? -e⁻−x। या वो पूल के किनारे बैठा के आप लोगों को खुद ही स्विमिंग करके दिखा देता है। e की पावर -s का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? सर -e⁻−x। माइनस ऑफ e की पावर -s हो जाएगा। कैसे? कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? किया हुआ है इंटीग्रल बेटा ये। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी। माइनस कॉमन आ जाएगा, e की पावर -s। -s को t मान लेंगे, याद है? यस सर। उसी सब्स्टिट्यूशन से -s को t मान लेंगे। हमने e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन किया हुआ था, कितना आया था? e की पावर ax प्लस b अपॉन a आया था। तो पावर कितनी है इसमें? पावर है -1। यहाँ कितनी पावर? a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, तो -1 बाहर आ जाएगा। जब अपर लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी, तो e की पावर -∞ कितना हो जाएगा? वन अपॉन e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1/e⁻∞ 0 हो जाएगा। 0 नहीं हो जाएगा, यस सर। इन्फिनिटी हो जाएगा। e की पावर 1/∞ या 1/e की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 1 नहीं आ जाएगा।
यस सर। बोलो बोलो। सर ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी होता होगा। इन्फिनिटी है। ई को इन्फिनाइट टाइम मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनाइट नहीं आ जाएगा? यस ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई ई की वैल्यू 2.718 है, इन्फिनाइट नहीं आ जाएगा? यस सर। ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता होगा तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ई की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना एरिया आ जाएगा? इसका एरिया 1 ही है यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ में आ रही बात? किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर उस फंक्शन के नीचे का एरिया आ जाएगा। ठीक, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। इसी से जुड़ा हुआ एक और एप्लीकेशन है, आज खत्म करेंगे, पूरी सारी बातें खत्म कर देते हैं, थोड़ा टाइम है, अगली क्लास से मोशन वन डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, हम बिना पढ़ाए का हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ने के लिए मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हमने ऊपर। इसी से जुड़ा हुआ एक और एप्लीकेशन है, टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। ठीक, इससे जुड़ा हुआ है। मान लो y x के साथ में वेरी कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा उसका ग्राफ है। ठीक, जब x की वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू y1 है। जब x की वैल्यू x2 है तो y की वैल्यू y2। ठीक, मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y when x varies from x1 to x2। अब ये y कुछ भी हो सकता है, y किसी पार्टिकल की वेलोसिटी हो सकती है, y किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो सकता है, y किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स हो सकता है, y किसी पार्टिकल का मोमेंटम हो सकता है, y किसी पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है। y could be anything। ठीक है, ठीक है, बोलो। एवरेज वैल्यू जो डिफाइन होती है किसी क्वांटिटी की, तो क्या होगी एवरेज वैल्यू? क्या y1 होगी या y2 होगी या y1 प्लस y2 बाई 2 होगी? एवरेज वैल्यू y1 होगी या y2 होगी या y1 प्लस y2 बाई 2 होगी? एवरेज वैल्यू को लिखने का तरीका ये है, और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक, हम लोग इस तरीके को फॉलो करेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स एवरेज वैल्यू ऑफ y। एवरेज समझते हो ना तुम लोग? क्लास में कोई टेस्ट हुआ, यस सर। बच्चों के मार्क्स आए, तो एवरेज निकालने के क्या करना पड़ता है हम लोग को? टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करना पड़ता है ना? यस सर। है ना? वही चीज कुछ यहाँ भी कर रहे हैं। एवरेज वैल्यू निकालने का सेंस ये बनता है, एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब, चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम फंक्शन के लिए इसको याद कर लेते हैं, भी समझ नहीं समझ में, कोई चिंता की बात नहीं। एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब होता है इस ग्राफ का एरिया, टोटल एरिया अपॉन बेस। मतलब y ds का इंटीग्रल x1 से लेके x2 तक अपॉन x1 से लेके x2 तक ds का इंटीग्रल। तो ds का इंटीग्रल तो बेस ही आ जाएगा ना, ds का इंटीग्रल तो x ही आ जाएगा। नीचे जो ds का इंटीग्रल तो x ही आ जाएगा, x की वैल्यू x1 से लेके x2 तक, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर किसके बराबर हो जाएगा? y x2 माइनस x1 x1 से लेके x2 तक
x2 माइनस x1 आ जाएगा जो कि बेस है। तो ये किसके बराबर है? उसका एरिया ओवर बेस, ये उसकी एवरेज वैल्यू आ गई। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब भी एवरेज निकालना हो और अगर वो क्वांटिटी वेरी कर रही हो तभी निकालेंगे एवरेज। भाई अगर क्लास में सभी बच्चों के 10 में 10 नंबर आए तो एवरेज निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है, एवरेज भी 10 के बराबर होगा, है या नहीं है? यस सर। Yes. सभी बच्चों को अगर 10 नंबर आए तो एवरेज 10 ही होगा। एवरेज तो तब निकालेंगे ना जब हर बच्चे के नंबर अलग अलग होंगे, तो हम एवरेज मार्क्स निकाल लेंगे। ठीक, तो अगर y की वैल्यू कोई भी चीज अगर वेरी कर रही है तो एवरेज निकालना, चाहे एवरेज फोर्स हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज डिस्टेंस हो, कुछ भी चीज निकालना है एवरेज, यही काम करना पड़ेगा। उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके उसके बेस से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जब आगे इस्तेमाल करेंगे तब इसको बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जहां पे हम डायरेक्टली एप्लीकेशन करने वाले हैं इसका। चलो एक सवाल पूछता हूं मैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है ना? तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एक्स when x varies from 0 to पाई? साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ये होता है 0 पाई 2 पाई। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एक्स, तो पहले बताओ when x varies from 0 to 2 पाई कितना हो जाएगा? 0। इसका आंसर 0. क्या हो जाएगा? क्यों? 0। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, साइन एक्स की वैल्यू कुछ देर तक पॉजिटिव भी है, कुछ देर तक नेगेटिव भी है। जो न्यूमरेटर है वो एरिया है, वो एरिया 0 हो जाएगा, बेस कुछ भी होता रहे। और when x varies from 0 to पाई कितना हो जाएगा एवरेज? when x varies from 0 to 1. हो जाएगा, हाँ 1. बिल्कुल नहीं 1, 2। नहीं 2 भी नहीं, 2/पाई। 2 बाई पाई हो जाएगा 0 to पाई साइन एस डी एस का इंटीग्रल अपॉन 0 से पाई डी एस का इंटीग्रल। बोलो, तो डिनोमिनेटर में तो पाई आ जाएगा ना, और न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? 2। अभी किया है, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार हो रहा है ये 2 बाई पाई। ठीक, ये वाला रिजल्ट भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है फिजिक्स का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, साइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू 0 से पाई तक 2 बाई पाई होती है। अभी नहीं, 12th क्लास में कभी ना कभी इसका इस्तेमाल होगा। बोलो बोलो, यस सर। what is the average value of sin x when x varies from 0 to 2 pi? Answer है 2 by pi। बोलो, यस सर। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक, कैसे किया बेटा? फिर से बताता हूँ, साइन एक्स का इंटीग्रल कैसे करेंगे तुम लोग। साइन एक्स डीएस का इंटीग्रल कैसे करेंगे? पहला काम, वो फंक्शन निकालना है माइनस कॉस एक्स। बोलो बोलो, फर्स्ट स्टेप यही था ना? यस सर। यस सर। पुट करेंगे लिमिट 0 से लेके पाई तक, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, 2 बाई पाई हो जाएगा। चलिए अब सुनिए मेरी बात ध्यान से।
फाइनली हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन का इस्तेमाल फिजिक्स की प्रॉब्लम में। नॉर्मली जो वेरिएबल होता है वो टाइम होता है, ठीक है। नॉर्मली जो फिजिक्स की प्रॉब्लम में जो अभी पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, जो वेरिएबल होता है वो टाइम होता है ना। तो हमें कई बार वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी मालूम होता है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी मालूम होता है या निकालना होता है, सॉरी टाइम टी, ठीक। फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना होता है या दे रखा होता है, ठीक। तो अगर हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा है, ठीक, उस ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो इस ग्राफ का एरिया किसी टाइम t1 से लेके t2 तक, इस ग्राफ का एरिया किसी टाइम t1 से लेके t2 तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। अगर वन Yes, sir. डायमेंशन में है तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो देखो जरा, इस ग्राफ का एरिया v dt के इंटीग्रल के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो Yes, sir. बोलो। Yes, sir. पक्की बात है, यही तो होगा ना। Yes. मैथमेटिकली v बाई, यहाँ जब y था, यहाँ जब x था, तो ये वाला एरिया y ds के इंटीग्रल के बराबर हो गया था। अगर यहाँ v है, यहाँ t है, तो ये वाला इंटीग्रल v dt के इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा। बोलो। अब वेलोसिटी Yes, को डिफाइन कर रखी थी dx बाई dt के रूप में डिफाइन कर रखी थी। ये इंटीग्रल हम नहीं निकाल सकते जब तक हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप नहीं जानते हैं, ठीक है। वेलोसिटी किसके बराबर थी? dx बाई dt के बराबर थी, और dx बाई dt इंटू dt की वैल्यू t1 से लेके t2 तक, dt से dt गायब हो गया, क्या बचा? सिर्फ ds के तो इंटीग्रल बचा। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. और ds का इंटीग्रल क्या दे देगा? Sir, X. टोटल x, चेंज इन x, which is हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक। बोलो बोलो। Yes, sir. याद रखने वाली बात Yes. है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is equal to डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। इसके बारे में हम लोग मोशन वन डायमेंशन में बात करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? Displacement. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? Acceleration. एक्सेलरेशन। Acceleration. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन, ठीक। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. कहीं पर आपको पहला एग्जांपल था ये, कहीं पर आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो, मान लो ग्राफ ऐसा हो, ठीक। दो टाइम्स के लिए, टाइम t1 पर, टाइम t2 पर, ठीक। क्या इसका एरिया कुछ बताएगा हम लोगों को? Velocity. वेलोसिटी। velocity,
वेलोसिटी नहीं बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। ये सर चेंज T1 to T2। इसका एरिया ए डी टी का इंटीग्रल होगा, बोलो बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. और ए डी टी का इंटीग्रल ए बराबर होता है डीवी बाई डी टी इंटू डी टी का इंटीग्रल। बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. dt से dt गायब हो जाएगा। dv का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? जब जब वेरिएबल चेंज हो जाएगा ना, जब यहाँ पे टाइम वेरिएबल के रूप में इंटीग्रेट किया गया था, यहाँ पे dv वेरिएबल के रूप में, तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी u से v हो जाएगी। कितना आ जाएगा ये? चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक ठीक। तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ will give us क्या? चेंज इन वेलोसिटी। बोलो बोलो। Yes, sir. यस Yes. यस। और भी बहुत सारे ग्राफ होंगे, जैसे थर्ड एग्जांपल लेते हैं। फोर्स वर्सेस किसी पार्टिकल के ऊपर वन डायमेंशन में अगर बात हो रही हो, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो ग्राफ ऐसा है, x1 पोजीशन पे इतनी फोर्स लग रही है, x2 पोजीशन पे इतनी फोर्स लग रही है, फोर्स वेरी कर रही है। तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया, इस ग्राफ के अंडर का एरिया किसके बराबर होगा? वर्ग FDS के इंटीग्रल के बराबर होगा। बोलो बोलो। Yes. इसी को हम लोग वर्क बोलते हैं। ठीक है, बोलो। ये सारी फिजिकल क्वांटिटी आगे आने वाली है, अभी बैठ के रट जाओ बस, समझो नहीं, रट जाओ बस। ठीक है, ये रट जाओगे तो फिर आगे एकदम सारी चीजें स्मूथ चलेंगी। ठीक है ठीक है। स्विमिंग करने जाओगे तो जो इंस्ट्रक्टर बोलेगा वही तो करना चाहिए ना, कि अपने हिसाब से स्विमिंग करनी चाहिए। अपने हिसाब से करो, जिंदगी भर नहीं सीख पाओगे। भले ही स्टार्टिंग वाला पीरियड कुछ लगे बोरिंग, अरे क्या फ्लोटिंग करवा रहा है। स्टार्टिंग में आते तो जिसको स्विमिंग आती है, क्या सीखते सबसे पहले हम लोग? पैर मूव करना। फ्लोट। बस फ्लोट करना है ना, उसमें कुछ नहीं करना। तो सांस हवा भर के पेट में और पानी के सरफेस पे बोलते हैं फ्लोट करो। तो कुछ दिन तो पहले तो एक हफ्ते के आसपास फ्लोट ही करवाता है, लगा बड़े बोरिंग है काम, स्विमिंग नहीं हो रही है, फ्लोटिंग हो रही है। लेकिन एक ऑर्डर में चीज़ें सीखना होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो बोली जा रही हैं उनको मान लेना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों को याद करना है ना। याद कर लेंगे तो फिर आगे चीज़ें बड़ी स्मूथ हो जाएंगी। आपको 30% 40% चीज़ें पहले से ही मालूम होंगी किसी भी टॉपिक की। अच्छा, एरिया निकालना है, अगर एरिया निकाल देंगे तो वर्क डन मिल जाएगा। बोलो। उसी टाइप से अगर हमें फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो, ये फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अगर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो, मान लो ऐसा हो, तो टाइम t1 पे कुछ फोर्स लग रहा है, टाइम t2 पर कुछ और फोर्स लग रहा है। यहां से लेके यहां तक का एरिया अगर निकालना हो
यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर एरिया निकालना हो, ये एरिया किसके बराबर होगा? एफ डी टी के FDT. बराबर होगा ना, बोलो, यस है ना? सर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये सब चेंज। मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत करेंगे सब्स्टिट्यूशन तो ये चीज़ आ जाएगी। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन मोमेंटम दे रहा होगा। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन मोमेंटम दे रहा होगा। सर इम्पल्स भी कहते हैं, हैं? इम्पल्स। इम्पल्स भी बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही बात। चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो रुको इधर। ठीक, तो ये एरिया की भी इम्पोर्टेंस है ना? ग्राफ, कई बार मैंने बोला है ग्राफिकल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनके एरिया भी निकालने पड़ते हैं। कई बार ग्राफ दे रखा तो उसका एरिया ही आंसर होता है, कई बार अगर ग्राफ दे रखा है तो उसका एरिया ही आंसर होता है ना? एरिया निकालना होता है, आंसर मिल जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। विच इज चेंज इन पोजीशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। उसके अलावा बस एक बात और, अगर हमें इफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी मालूम हो, तो हमें अगर चेंज इन, अगर हमें निकालना हो एक्सेलरेशन, अगर ये गिवन है, टू फाइंड एक्सेलरेशन, क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? सर स्लोप स्लोप निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विल डू तो डिफरेंशिएट कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dv by dt, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट वी विल डू? इंटीग्रेट इस v dt का इंटीग्रल कर देंगे। बोलो बोलो। यस जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है u प्लस at, जहां u कोई कांस्टेंट है, a कोई कांस्टेंट है। ठीक, तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, उस पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर क्या बोल दिया जाए? वेलोसिटी बराबर dx बाई dt बोल दिया जाए, या रहने दो? उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा? उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? v dt का इंटीग्रल हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। और v किसके, अब देखो ये वही प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ दो अलग अलग वेरिएबल है, ऐसे तो इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा। v dt का इंटीग्रल किसके बराबर होगा? v किसके बराबर है? u प्लस at के बराबर है। सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। जब तक हम एक ही वेरिएबल में चीजों को नहीं लाते तब तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, है ना? y ds का इंटीग्रल हम कहाँ कर पा रहे थे? जब तक हमें y और x के बीच में रिलेशनशिप नहीं मालूम। तो y की वैल्यू हमने x के टर्म में सब्स्टिट्यूट की थी, याद है? कुछ आज ही किया है, तभी Yes. इंटीग्रेशन कर पाए। यस सर। तो u प्लस at dt का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? u dt का इंटीग्रल प्लस at dt का इंटीग्रल, बोलो बोलो। यस सर। u dt का इंटीग्रल कितना होता है? अगर लिमिट रखी है यूज लेके टी तक, यूज लेके टी तक कितना हो जाएगा? u कांस्टेंट है, सर टी ut हो जाएगा, प्लस a भी कांस्टेंट है, टी dt का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? टी dt का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। ए टी स्क्वायर बाई टू। टी स्क्वायर बाई 2, एक्स बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पढ़ा है फॉर्मूला? यस सर। वेलोसिटी वाले फॉर्मूले जो फर्स्ट इक्वेशन थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली, उससे अगर हमें सेकंड इक्वेशन चाहिए तो उसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाए। बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. और मेरी बात, अगर हमें कहीं पे भी वेलोसिटी दे रखी हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी,
हम उससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली इफ एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन, मान लो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, यहां से वेलोसिटी नहीं आएगी, चेंज इन वेलोसिटी आएगा, ध्यान रखना इस बात को। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आता है, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ए डी टी को इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो ठीक है, बोलो। देखो यस सर। कैसे आई बात भाई, डी एक्सेलरेशन बराबर डीवी बाई डी टी था, तो डीवी बराबर ए डी टी हो गया, डीवी बराबर ए डी टी हो गया। बोलो अब हम दोनों साइड में क्या कर देते हैं, इंटीग्रल कर देते हैं, तो डीवी का इंटीग्रल बराबर ए डी टी का इंटीग्रल। बोलो डीवी का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, बराबर ए डी टी का इंटीग्रल। अगर इफ एंड ओनली इफ ए कांस्टेंट हो, अगर ए कांस्टेंट हो, अगर ए कांस्टेंट हो तो डीवी का इंटीग्रल हो जाएगा, डीवी का इंटीग्रल हो जाएगा, मान लो वेलोसिटी यू से लेके वी तक वेरी कर रही है, ए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। बोलो बोलो यस सर। ए डी टी का इंटीग्रल टी हो जाएगा, डीवी का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, वी से लेके यू तक वेरी कर रही है, वी बराबर यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन कब होल्ड होती है, जब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट होता है। सारी बातें अभी हम लोग मोशन वन डायमेंशन में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। बोलो यस सर। एक बात और लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे तो नहीं, लास्ट में बता रहा हूँ ताकि याद रहे। एक्सेलरेशन को हम लोग dv बाई dt बोलते हैं। किसी में हम लोग चाहे काम और कर दें, इसको हम लोग dv बाई dx इंटू dx बाई dt भी बोल दें। क्या करें, dx को यहाँ मल्टीप्लाई करके, बात तो वही ना, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, बताओ बोलो। यस सर। यस सर। dx बाई dt किसके बराबर है, खुद वेलोसिटी। बराबर v dv बाई dx, याद रखना इस बात को, इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है ये। जब मैं बोलता हूँ कुछ याद रखना तो कभी ना कभी आगे वो इस्तेमाल होगी, एक बार नहीं बहुत बार, ठीक। एक्सेलरेशन को देयरफॉर हम लोग dv बाई dt भी बोल सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर जब हमें टाइम को एलिमिनेट करना हो तो उसको हम लोग v dv बाई ds भी बोल सकते हैं, ठीक है। बोलो बोलो। यस सर। अब सुन लो, यस सर। अगर एक्सेलरेशन बराबर v dv बाई dx है तो a dx बराबर कितना हो जाएगा, VdV। VdV। अब एक काम करते हैं भाई, ये भी बहुत छोटा टर्म होगा ना, इनफाइनाइटली स्मॉल होगा क्योंकि dx से मल्टीप्लाइड है। बोलो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म इनफाइनाइटली स्मॉल होगा ना, यस सर। और ये राइट हैंड साइड वाला टर्म भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। दोनों साइड में हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक। ए अगर कांस्टेंट हो, इफ ए इज कांस्टेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, ए इंटू एक्स बन जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, v dv का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, v
स्क्वायर बाय 2। तो बी स्क्वायर बाय 2। बी स्क्वायर लिमिट अगर रखते हैं, यहाँ x की लिमिट रखा जाएगा 0, क्योंकि एलिमेंट इंटीग्रेशन dx के ऊपर किया गया है, जो एलिमेंट है वो dx है, वेलोसिटी v है, तो लिमिट भी हमें उसी की रखनी पड़ेगी। s की लिमिट रखी 0 से लेके x तक, वेलोसिटी की लिमिट रखी v से लेके u तक, u से लेके v तक। तो राइट हैंड साइड क्या बन गया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बोलो बाय 2। बोलो। तो v स्क्वायर बराबर कितना आ गया? u स्क्वायर प्लस 2x आ गया। थर्ड इक्वेशन आ गई। समझ में आई बात? कोई यस सर। कुछ समझना है ही नहीं यहाँ पर। क्या करना है? याद कर जाना है, ठीक है? सब कुछ स्टेप बाय स्टेप याद कर जाना है। समझेंगे तो कुछ चीजें स्टेप मिस कर देंगे। जब याद करने का पर्पस होगा तो कुछ मिस नहीं होगा, ठीक है? चलो।